हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग अपना नया चैप्टर, इसका नाम है परमाणु की संरचना, उसे स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स या पिछले चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो लोग जाके उस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हैं। पिछले चैप्टर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। बच्चों, हमारे लेसन का नाम है परमाणु की संरचना। मतलब आज हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है इस लेसन में, कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, मतलब परमाणु कैसा होता है उसके बारे में जान। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने परमाणु के बारे में क्या जाना है। पिछले लेक्चर तक हमने जाना जो परमाणु होता है, ठीक है, वो पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु या फिर अणुओं से मिलकर। और पदार्थ का अस्तित्व ही परमाणु में से होता है। अगर परमाणु नहीं होंगे तो पदार्थ नहीं होगा। ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना जो तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग। और हमने ये जाना कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या सच में ये चीज हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठाती है, क्या सच में परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। वो हम इस लेसन में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि तत्व के परमाणु अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। अब बच्चों, हुआ क्या, 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में तो बच्चों 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए और ये जानने की कोशिश की कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। ठीक है। और ये उनके लिए एक चुनौती बन चुका था। चुनौती मतलब कि परमाणु की संरचना जानना उनके लिए एक बहुत ही टफ काम बन चुका था। ठीक है। अब लोगों ने बहुत सारे मतलब क्या किए, प्रयोग किए। ठीक है। और उसकी परमाणु की संरचना को समझाया। आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने अपने प्रयोगों के आधार पर अपने अपने क्या दिए, परमाणु मॉडल दिए। ठीक है। वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग कुछ चीजों के बारे में चर्चा करें। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, डाल्टन ने यह भी कहा था कि परमाणु भी के अंदर कुछ चीजें मौजूद होती हैं। परमाणु के अंदर कुछ चीजें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है। और वो चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम लोग इस लेक्चर में या इस लेसन में समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियोस या लेक्चर्स आपके एनसीईआरटी बुक बेस्ड हैं। ठीक है। तो इसमें जितना कंटेंट आपको मिल रहा है ये सारा एनसीईआरटी के हिसाब से है। ओके बच्चों, चलिए। तो आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे, सबसे पहली हेडिंग है हमारी पदार्थों में आवेशित कण। क्या है, पदार्थों में आवेशित कण। ये हमारी पहली हेडिंग। तो बच्चों इस हेडिंग को आपने पढ़ा। आप लोग सोचिए कि इस हेडिंग का मीन क्या हो सकता है, मतलब इस हेडिंग से आप लोग क्या समझ पा रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि इस हेडिंग का मतलब ये लिखा हुआ है कि पदार्थ में जो आवेशित कण होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को एनसीईआरटी में एक प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। क्या प्रैक्टिकल ये है कि जब आप लोग, उनके बाल सूखे होते हैं, ठीक है, आप उस पर स्केल रगड़िए या फिर कंघी को रगड़िए। ठीक है। तो होता क्या है
ये जो कंघी होती है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, या स्केल जो हमारी है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? आवेश। जब किसी चीज पर आवेश आ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। ठीक है, चलिए दूसरा। ठीक, तो एक इस प्रैक्टिकल से आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी चीज पर आवेश हो सकता है। ठीक है, और पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कुछ तत्वों पर कितना आवेश होता है। ठीक है, उस चीज के बारे में जाना भी था, जिसे हम लोग संयोजकता का नाम दे रहे थे। जब हम लोग आवेश का यूज हम लोगों ने किसमें किया था? आवेश या संयोजकता का यूज हम लोगों ने किया था उनके नाम लिखने में, सॉरी, उनका सूत्र लिखने में किया था। वेरी गुड। अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में हम लोगों ने कई सारे सूत्र बनाए थे। ठीक है, और एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने कई सूत्र बनाए, जैसे कि H2O, HCl, ये सब सूत्र बनाए थे। तो वो किसकी वजह से हो रहे थे? आवेश की वजह से हो रहे थे। और वो आवेश किसका था? तो तत्वों का था। अगर तत्वों पर आवेश है, इसका मतलब परमाणु पर आवेश है। ठीक है, तो इस हेडिंग का हमारा यही मतलब है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनमें जो आवेशित कण हैं उनके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी तक ये जान लिया गया कि जो परमाणु है, परमाणु, वो अविभाज्य नहीं है। ठीक, मतलब उसे तोड़ा जा सकता। ठीक, 19वीं शताब्दी तक हमें क्या पता चल चुका था कि परमाणु जो होता है वो तोड़ा जा सकता है, मतलब भाज्य है। ठीक है, जबकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आगे चलकर क्या पता चला कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। अब आप लोगों को जब ये पता चल रहा होगा कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है तो कैसे तोड़ा जा सकता है? तो बच्चों, जो हमारा परमाणु होता है, क्या होता है? परमाणु। ठीक, वैसे तो इसमें तीन चीजें होती हैं, लेकिन तीसरी चीज मैं आप लोगों को इसी लेसन में आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजों को आप पढ़िए जिससे आप लोगों की को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो परमाणु होता है, पहले हमें क्या पता चला? ठीक, उसे दो भागों में तोड़ सकते, जिसमें से एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ठीक, एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, मतलब परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है और प्रोटॉन क्या चीज है। तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि जब हम लोग आवेश लिख रहे थे तो वो बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक, कहीं पर लिख रहे थे माइनस का चार्ज और कहीं पर लिख रहे थे प्लस का चार्ज। तो किसी तत्व पर जो हम लोग आवेश लिख रहे थे वो क्या थे? हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन खोजा किसने? इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने? देखो, जब हमें यह पता चलेगा कि परमाणु तोड़ा जा सकता है, ठीक, तो तोड़ने पे उससे क्या मिले? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? तो बच्चों, ये आप लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को खोजा था किसने? जे जे टॉमसन। किसने? जे जे टॉमसन। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी किसने? बताइए। प्रोटॉन की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? गोल्डस्टीन। क्या? गोल्ड स्टीन। इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और प्रोटॉन को पहले केनार रे के नाम से जाना जाता। इससे केनार रे। केनार रे क्या होती हैं?
ये एक धनावेशित विकिरण होती है। किनारे क्या होती है? एक धनावेशित विकिरण होती है। ठीक, एनसीईआरटी में आप लोगों के मेंशन है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है। अब इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना? 9.8 इंटू 10⁻³ kg। ठीक, और इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे कि इनके बीच में लगभग 2000 गुना 2000 गुना का फर्क है। ठीक, मतलब ये है कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी होता है। ठीक, सोचो कितना भारी हो गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुने में तो कितनी डबल हो जाएगी, ये तो 2000 गुना भारी हो। ये हो गया इसका द्रव्यमान। अब इस पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, सेम इतना ही अपोजिट चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पॉजिटिव होगा, देखो इस पे मैंने माइनस लगा दिया इसीलिए, और ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का चार्ज, आवेश, और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव। कितनी बातें समझ में आ गई? वेरी, सर ये 9.8 नहीं 9.1 है, गलती से लिख गया। 9.1 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, तो हमने कितनी बार क्या क्या जान लिया? हमने जाना कि हमने ये जाना कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, इन्होंने इसे किनारे नाम दिया बाद में। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। और प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27। और साथ ही साथ ये जाना कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना क्या होता है? भारी होता है। साथ ही साथ हमने इसके आवेश के बारे में जाना, दोनों का आवेश सेम होता है लेकिन एक निगेटिव में होता है और एक, ठीक है। और इनकी खोज कैसे हुई ये सब हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में नहीं है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चीजें ही पढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ से बच्चों हमें एक बात तो समझ में आ गई, जो डाल्टन ने हमें बताया था उनकी एक थ्योरी तो गलत हो गई कि परमाणु अविभाज्य होता है, जबकि हमें क्या पता चला कि परमाणु भाज्य। ओके बच्चों, अब अगर परमाणु भाज्य है तो इसके लिए जिन लोगों ने परमाणु मॉडल दिए या जिन लोगों ने इस बात की पुष्टि की उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हैं, जो सबसे पहला परमाणु मॉडल हमें मिला जिनका नाम क्या है? टॉमसन। सबसे पहला मॉडल दिया टॉमसन ने, जिसे हम लोग कहते हैं टॉमसन का परमाणु। इन्होंने बच्चों क्या बताया कि जो परमाणु है, हमारा जो परमाणु, ठीक, ये एक तरबूज की तरह है। किसकी तरीके से है? तरबूज। एक तरबूज को काटो बीज से, ठीक है। परमाणु क्या है? एक तरबूज है जिसके अंदर जिसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर इस तरीके से सभी पूरे तरबूज के अंदर जैसे जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं ना, तरबूज में ब्लैक काले काले कलर के बीज धसे रहते हैं ना, तरबूज खाया होगा आप लोगों ने, उसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भी धसे रहते हैं।
ठीक है। तो टॉमसन ने क्या बोला? टॉमसन ने ये बताया कि परमाणु क्या है, एक तरबूज जैसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके बीज के जैसे धसे रहते हैं। ठीक, तो इतना सा उन्होंने बात बताई। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम लोग? टॉमसन के, तो बच्चों क्या बताया उन्होंने? टॉमसन के अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे में फैला हुआ होता है, जैसे तरबूज में लाल हिस्सा होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे तरबूज के बीज इधर उधर धसे रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे। ठीक, तो इतनी बात उन्होंने बताई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, तो इनकी ये चीज क्या हो गई, गलत साबित हुई। वो हम लोग आगे जानेंगे, पहले हम लोग इन्हीं को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बताया कि जो परमाणु होता है, पहला पॉइंट क्या बताया, परमाणु धना, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? हमें कंक्लूजन मिलता है कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते। ठीक है, दूसरी चीज एक ये इन्होंने बताया कि जो ऋणावेश है, ऋणावेश ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान, परिमाण में समान होते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो, ठीक है। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन है। ठीक, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते। ठीक है, तो इन्होंने इनके इनके इस परमाणु मॉडल से हमें दो चीजें पता चली। ठीक है, एक तो ये कि परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। दूसरी चीज, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये उदासीन रहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने हमें बताया कि आगे जब चलकर जब अदर साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी पर प्रेक्षण किया, मतलब और सारे अदर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए, तो इनकी ये बात गलत साबित हो गई। ठीक है, अब इनके बाद में, अब इनको गलत साबित किया गया तो कोई दूसरा परमाणु मॉडल आया होगा ना। तो इनके बाद में दूसरा परमाणु मॉडल दिया हमारे रदरफोर्ड ने। ठीक है, कि किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो दूसरा परमाणु मॉडल किसका है? रदरफोर्ड का। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट मॉडल हमारा किसका है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी ने क्या किया, एक सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली। क्या किया? एक सोने की बहुत ही पतली क्या की, पन्नी ली। ठीक, अब सोने की पन्नी ही क्यों ली? क्योंकि सोना जो होता है उसे, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पतला हो सकता है।
ठीक, सोने को पीट पीट कर, पहले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा, सोने को पीट पीट कर सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है। ठीक है, इस वजह से सोने की पतली पन्नी। अब सोने की पतली पन्नीली, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे। तो मैं ये एक तरीके से समझ लिए परमाणु बना रहा हूं। ठीक, तो बच्चों ये हमारी क्या है, सोने की पतली पन्नी। ठीक है, अब ये क्या है, ये सोने के परमाणु हैं, क्या होंगे, सोने के परमाणु। ठीक, अब रदरफोर्ड जी ने क्या किया, इस पर अल्फा कण फेंके, क्या फेंके, अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण फेंके। ये हमारे क्या है, ये है अल्फा कण। ठीक, इसको, ये अल्फा का साइन होता है, ठीक है, अल्फा कण। ठीक है, जिसमें इनको क्या देखने को मिला, इन्हें देखने को मिला कि जो अल्फा कण है, कुछ अल्फा कण तो हमारे बिल्कुल सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण बिल्कुल सीधे चले गए, नहीं सॉरी, अधिकतर अल्फा कण क्या हुए, सीधे चले गए। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो थोड़ा सा विक्षेपित हुए, क्या हुए, थोड़ा सा विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण इस तरीके से टेढ़े मेढ़े भागे, और बहुत सारे अल्फा कणों में सिर्फ एक अल्फा कण ऐसा था जो जैसे गया था उसी रेखा में वापस। ठीक है बच्चों, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, और जिसमें उन्हें क्या रिजल्ट मिला, कि बहुत सारे, मतलब अधिकतर जो कण थे वो सीधे चले गए पन्नी को चीरकर, लेकिन कुछ अल्फा कण जो थे वो इधर उधर विक्षेपित हो गए, साथ ही साथ, लेकिन उसके बावजूद एक दो अल्फा कण ऐसे थे जो, एक दो नहीं कह सकते, मतलब कि अगर मान लो 10,000 अल्फा कण की बमबारी कराई थी, तो एक या दो अल्फा कण जो थे वो सीधे जैसे गए थे, मतलब अगर ऐसे गए थे तो ऐसे ही उल्टा लौट कर आ गए। ठीक है, तो ये इनका क्या था, प्रयोग। अब हम लोग कुछ चीजें लिख लेते हैं, जैसे कि क्या, तो बच्चों इतनी बात आप लोगों ने जान ली कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की टकराया। अब उससे, अब कुछ चीजें और आप लोग जान लीजिए, जो कि आप लोगों को जानने की जिज्ञासा भी होगी, कि सोने की पतली पन्नी क्यों ली। तो सोने की पतली पन्नी इसलिए चुनी गई क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1,000 परमाणु के बराबर मोटी, मतलब जैसे ये पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, इसके ये एक मान लो परमाणु है, तो इसके ऊपर एक परमाणु ये ऐसे रखो, ठीक है, एक ऐसे फिर परमाणु रखो, तो इस तरीके से लगातार जब ऊपर तरह ऊपर परमाणु रखे जाए गए, तो वो 1,000 परमाणु की मोटाई की। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, आप लोग अल्फा कण के बारे में नहीं जानते होंगे, तो अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होता है, मतलब हीलियम का वह कण जिस पर, जिसका आवेश कितना है, 2 गुना है हीलियम के। ठीक है, अतः इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 यूनाइटेड हो जाएगा, सॉरी यूनिफाइड होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इनका अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो अगर इसको हम लोग, जब कोई भी परमाणु हल्का होता है तो उसको जो फेंकोगे तो उसमें ऊर्जा होती है, तेज गति से चलती है ना हल्की चीजें, तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। और साथ ही साथ जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने ये अनुमान लगाकर ये प्रयोग किया था कि अल्फा कण सोने की तो अल्फा कण सोने के परमाणुओं में, अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित, मतलब जो सोने के वो है परमाणुओं के
जो घटक हैं, मतलब परमाणु जिनसे मिलकर बना है, उनसे टकराकर विक्षेपित हो जाएंगे। ठीक, लेकिन हुआ बिल्कुल इनकी सोच के विपरीत। कैसे विपरीत हुआ, देखिए आगे। तो जब इन्होंने ये प्रयोग किया तो उनसे उन्हें बहुत ही अलग परिणाम मिले जैसे उनकी अपेक्षित थी। पहला परिणाम इन्होंने क्या देखा कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो बच्चों, दूसरी चीज इन्हें क्या मिली, कुछ अल्फा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया आप लोगों को ग्राफ में, देखो। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला जो अल्फा कट था वो इस तरीके से बहुत हल्का सा विक्षेप है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा कोण बना दिया, बट बहुत हल्का कोण से विक्षेपित है। ठीक, ये तो बहुत है, ऐसे कोण बनेगा, बहुत ही हल्का हल्का सा, बिल्कुल ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आश्चर्यचकित तो वो जब हुए जब 12,000 कणों में, ठीक, लगभग 12,000 कणों में सिर्फ एक कण वापस आया। मैंने 10,000 बोला था, बट 12,000 कणों में एक कण वापस आया। ठीक, जबकि होना क्या चाहिए था, डाल्टन के परमाणु मॉडल या फिर टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होना चाहिए। टॉमसन ने बताया था कि जो अल्फा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे उसमें धसे रहते हैं ना, तो क्या होना चाहिए था, टकराकर बस आ जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, अधिकांश भाग खाली मिला और सिर्फ एक पर 12,000 में एक परमाणु, सॉरी, अल्फा कण सिर्फ वापस आया, जबकि मैक्सिमम आ जाने चाहिए। तो इसी वजह से टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या हो गया, गलत साबित। बात समझ में आ गई, चलिए, वेरी गुड। साथ ही साथ आप लोग ये भी परिणाम आप लोगों को देखने हैं कि देखो, अगर जो हमारे कण थे वो सीधी रेखा में जा रहे हैं तो उससे क्या पता चल रहा है कि परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग खाली है, क्योंकि अगर वो खाली ना होता तो कण सीधी रेखा में जाते ही नहीं। ठीक है, खाली हो, जैसे कोई चीज खाली है तभी तो कण सीधी रेखा में जाएंगे। दूसरी चीज कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित, ठीक, बहुत ही कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। मतलब क्या हुआ कि धनावेशित भाग क्या है, बहुत ही कम है। धनावेशित भाग कम है। ठीक, क्योंकि अगर धनावेशित भाग ज्यादा होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, तो क्या होता, विक्षेपित ज्यादा होते ना। बात समझ में आ रही है। इस अगली बात हमें ये पता चली, क्या हमने देखा था, 12,000 में कणों में एक कण वापस आया, मतलब 180 डिग्री पर घूमा। तो अब अगर कोई कण 180 डिग्री पर घूम रहा है तो क्या होगा, अगर एक कण घूमा है इसका मतलब जो हमारा धनावेशित भाग है वो बहुत ही छोटे हिस्से में होगा ना। मान लो, ऐसे समझो, इतना बड़ा एक परमाणु है, इस पे अल्फा कण की बमबारी करा दो, इतना छोटा सा, अगर एक कण इससे एक कण टकराया है वापस आया है, तो मतलब कि अल्फा कण तो बहुत छोटा, समथिंग बहुत छोटा होगा ना। तो जब इससे टकराया है तभी तो वापस आया, मतलब इतना ही एरिया तो होगा पॉजिटिव, मतलब धनावेशित भाग का वॉल्यूम कितना है, बहुत ही छोटा है। तो यही बात लिखी हुई है कि 180 पर विक्षेपित हुए, जिसमें क्या पता चला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग, मतलब जो पूरा धनावेशित भाग है वो छोटे से भाग में ही आ जाता है। ठीक, जबकि टॉमसन ने क्या बताया था, धनावेशित भाग पूरे में फैला रहता है, लेकिन इनके रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि धनावेशित भाग पूरे में ना फैला होकर एक छोटे से हिस्से में होता है सिर्फ। ठीक है, तो इतनी बातें हमें यहाँ से समझ में आ गई। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को भी याद रखना है कि इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो परमाणु का, ये नोट पॉइंट है एक तरीके से, परमाणु का परमाणु का जो धनावेशित भाग है, धनावेशित
वेशित भाग उसकी त्रिज्या जो होती है भाग उसकी त्रिज्या, मतलब धनावेशित भाग उसकी त्रिज्या मतलब उसके केंद्र की त्रिज्या, ठीक, जहां पर सारे आवेश स्थित हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, नाभिक, ठीक, तो नाभिक की त्रिज्या जो है थी वो कितनी निकल गई, 10⁵ गुना छोटी, किससे, परमाणु से, ठीक, मतलब जो हमारा नाभिक है जहां पर सारा का सारा धनावेशित भाग है वो परमाणु की त्रिज्या से, सॉरी, उसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है, ठीक, मतलब जितना बड़ा परमाणु है उससे 10⁵, जितनी त्रिज्या परमाणु की है उससे 10⁵ गुना छोटी होती है उसके नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियों के बारे में पढ़ेंगे और आगे की चीजें पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।